हेलो, नमस्कार सबको। आज जैसे मैंने पहले आपको एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने रीट के बारे में आपको थोड़ा सा ब्लूप्रिंट बताया था कि रीट में कौन से टॉपिक में कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। उस टाइम मैंने कहा भी था कि 2 दिन बाद रीट से संबंधित जितना भी मैटर है उसका आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके पेश हुआ हूँ और रीट के लिए विशेष रूप से तो है ही टॉपिक, साथ में 9th-10th क्लास के बच्चे जो हैं उनके लिए भी 8, 9, 10th क्लास के बच्चे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वो भी इसको आराम से देख सकते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं और उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा छोटे जो एग्ज़ाम और हैं, एनटीपीसी वगैरह हैं या रेलवे हैं या पटवारी वगैरह एग्ज़ाम हैं, उन सब के अंदर भी इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और जितना भी रीट के टॉपिक हैं वो सारे हमारे बिल्कुल सिस्टमेटिक चलेंगे। एक टॉपिक पूरा होने के बाद उस पर क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे बहुत सारे। तो आप बने रहें और साथ में मैंने भी पीछे भी कहा था आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि जितने भी वीडियो आप मैं डालूँ आपके पास उसका लिंक पहुँच जाए, आप आराम से देख सको। तो यहाँ आपसे कोई वीडियो भी सुना हो जाए, आप डेली एक एक वीडियो आता रहेगा आपके पास सब्जेक्ट का। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैंने कहा था। इसमें से लगभग रीट में 3 क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हम आज करेंगे। और इसमें टॉपिक जो है वो टॉपिक का नाम क्या है, उसको बोलते हैं पदार्थ यानी मैटर। पीछे वाले वीडियो जो डाला था उसमें कुछ बच्चों को कमेंट भी आए हैं, वो बच्चे कहते सर हमारे मेथड शुरू कर दो। तो अभी थोड़ा सा सब्जेक्ट वाला चलता रहे, बीच बीच में मेथड भी आपको साथ साथ करवाते रहेंगे। मेथड का भी वीडियो डालूंगा मैं, तो आप वेट करते रहें। जल्दी मेथड का एक बढ़िया सा बना के वीडियो डालूंगा। मेथड आपको पूरे ऑनलाइन करवाए जाएंगे, घबराएं नहीं। साथ ही उससे पहले हम थोड़ा सब्जेक्ट का पढ़ेंगे, साथ सब्जेक्ट भी हो जाए। तो सब्जेक्ट में यानी मैटर यानी पदार्थ, पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे जो आपके 8वीं क्लास से स्टार्ट होता है, 9th में भी है, 10th में भी आपके ये काम की चीज़ें हैं। वो बच्चे भी इस वीडियो को आराम से देखें और इसका लाभ उठाएं। तो पदार्थ, अब देखो पदार्थ सबसे पहले तो क्या है कि मीनिंग क्या है पदार्थ का, अर्थ यानी अर्थ यानी पदार्थ है क्या। और जहां पदार्थ का नाम आता है ना, पदार्थ मतलब हमारे चारों तरफ जो भी हमें कुछ दिखाई दे रहा है वो सारा क्या है, पदार्थ। एनीथिंग यानी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिनका एक निश्चित क्या हो, द्रव्यमान हो, उनको क्या बोलते हैं हम, पदार्थ बोलते हैं। तो पदार्थ के अंदर मेन मुख्य रूप से इसका अगर गुण करें पदार्थ के अर्थ में, आप क्या लिखोगे कि वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती है तथा जिन्हें हमारी ज्ञानेंद्रियाएं महसूस कर सकती है, यानी हमारे सेंस ऑर्गन जो है जिनको फील कर सके, वो सारे क्या होते हैं, पदार्थ। इसका मतलब पदार्थ में क्या है, 2-3 चीजें याद रखनी है। एक तो क्या है, पदार्थ स्थान घेरते हैं, एक पॉइंट तो ये कि पदार्थ स्थान घेरते हैं। दूसरा क्या है, पदार्थ का निश्चित द्रव्यमान होता है, निश्चित द्रव्यमान यानी मास। देखो बाहर द्रव्यमान थोड़ा सा बताएंगे आपको क्या है, लेकिन निश्चित द्रव्यमान यानी मास होता हो और जिनमें क्या हो, जड़त्व का गुण पाया जाए, यानी प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का गुण पाया जाए। ये मेन 3 चीजें, ये 3 चीजें जिस वस्तु में हो उस वस्तु को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे, उसको पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ में स्थान घेरता हो यानी कोई भी फिक्स वॉल्यूम उसको ऑक्यूपाई करे, निश्चित क्या उसका मास यानी इसका फिक्स एक डेफिनेट मास हो, जिसमें क्या प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का गुण पाया जाए, उनको क्या बोलते हैं, पदार्थ कहते हैं। कि जैसे हम यहाँ खड़े, हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें, बोर्ड है, बोर्ड क्या पदार्थ है, हम भी क्या है, पदार्थ है। छत है, छत भी क्या है, पदार्थ। पंखे लगे हैं, पंखे भी क्या है, पदार्थ। टेबल है, टेबल भी क्या है, पदार्थ है। जल पानी पीते हो वो भी क्या है,
पदार्थ है। हवा चल रही है, हवा क्या हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हमें महसूस हो रही है, हमारी बॉडी का टच होती है तो हमें महसूस होता है कि हाँ हवा चल रही है। तो जिन्हें हमारी ज्ञानेंद्रिय यानी हमारे सेंस ऑर्गन उसको फील कर सके, महसूस कर सके, वो क्या है, पदार्थ है। तो इसका मतलब हवा पदार्थ है, पानी पदार्थ है, मिट्टी, कंकड़, टेबल सारे क्या है, पदार्थ है। इसका अर्थ क्या हो गया, पदार्थ क्या अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं, अलग अलग क्या है, रूपों में पाए जाते हैं। तो जितने भी एनीथिंग, जो भी चीजें हमें चारों तरफ दिखाई देती है, सारे क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। तो यानी पदार्थ का एक निश्चित द्रव्यमान होता है। अब देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, हम इसमें थोड़ी गलती कर देते हैं कई बार। एक तो चीज क्या है, द्रव्यमान, और एक छोटा सा कोड आता है भार, वेट। द्रव्यमान यानी मास, भार यानी वेट यानी डब्ल्यू। द्रव्यमान होता है क्या है, द्रव्यमान जो है ना, हम अधिकतर क्या करते हैं, द्रव्यमान और भार को समान मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में होता है क्या है कि द्रव्यमान जो है ना, ये हमेशा किसी वस्तु का हमेशा फिक्स रहता है, ये कभी बदलता नहीं है, स्थान समय के अनुसार ये कभी चेंज नहीं होता। और द्रव्यमान है, इसका अगर यूनिट बताए ना, इसको हम किलोग्राम में लिखते हैं, केजी में, मास को। लेकिन भार जो ना, वेट, भार जो है, ये भार क्या है, किसी वस्तु का भार स्थान और समय के साथ क्या बदलता रहता है। क्योंकि वेट जो भार है ना, भार को दर्शाने का फॉर्मूला क्या होता है, क्या लिखते हैं, mg लिखते हैं, m मास है, g के गुरुत्वीय त्वरण। इसका मतलब भार जो गुरुत्वीय त्वरण पे निर्भर करता है। इसका अर्थ क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण का मान जितना ज्यादा होगा ना, मतलब किसी ग्रह या किसी वस्तु द्वारा अन्य वस्तु को अपनी ओर खींचना, गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, उसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला यानी गुरुत्वीय त्वरण। यानी गुरुत्व त्वरण का मान बढ़ेगा तो भार का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब जी पे डिपेंड करता है डब्ल्यू का मान, भार। और भार जो इसकी इकाई जो होती है भार की, हम अधिकतर क्या करें, भार की इकाई होती है, हम कहते हैं किलोग्राम होती है, लेकिन द्रव्यमान की होती है किलोग्राम, भार की नहीं होती। भार की कहते हैं न्यूटन होती है। भार की इकाई क्या होती है, भार की इकाई लिखते हैं न्यूटन से, न्यूटन होता है भार की इकाई। और द्रव्यमान जो होता है ना, ये द्रव्यमान एक अदिश राशि है, यानी द्रव्यमान का यानी कोई दिशा नहीं होती। द्रव्यमान किधर, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी, किधर भी हो सकता है द्रव्यमान। लेकिन भार जो होता है ना, कोई वस्तु है, उसको पृथ्वी अपनी तरफ एक निश्चित दिशा में खींच रही है, पृथ्वी नीचे खींच रही है, इसकी डायरेक्शन है ये। पृथ्वी न तो इधर खींच रही है, न इधर खींच रही है, न ऊपर खींच रही है, पृथ्वी क्या है, नीचे एक फिक्स डायरेक्शन में खींच रही है। इसका दिशा है, एक निश्चित दिशा पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब भार जो होता है ना, एक सदिश राशि होती है, भार एक सदिश है। और द्रव्यमान है ना, ये क्या होती है कि अदिश राशि है। द्रव्यमान एक अदिश राशि, ये थोड़ा याद रखना है, द्रव्यमान अदिश राशि। इसका मतलब भार जो है ना, वो जीप यानी गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। और हर एक पिंड का गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। हम मानते हैं कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो क्या है, 1/6 होता है जी का मान, और 1/6 मतलब छठा हिस्सा ही होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो भार है ना, हमारे यहाँ चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण बल का मान है पृथ्वी की तुलना में 1/6 भाग है गुरुत्वाकर्षण का मान। इसलिए गुरुत्वाकर्षण का मान जहाँ ज्यादा है वहां पर क्या भार भी क्या होगा, ज्यादा। अगर हम यहाँ 60 किलोग्राम के पृथ्वी पर, चंद्रमा में भार कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 किलोग्राम, ये 10 किलोग्राम ही हो जाएगा। इसका मतलब छठा हिस्सा ही रहा। इसका भार का मान है वो गुरुत्व त्वरण जी पे निर्भर करता है। तो भार और द्रव्यमान अलग अलग है, भार का मान चेंज होता रहता है, चेंजेबल है, ये बदलता रहता है। द्रव्यमान का मान कभी भी बदलता नहीं, हमेशा मान इसका क्या रहता है, फिक्स रहता है। इसका मतलब पदार्थ क्या होते हैं, जो स्थान घेरते हैं, जिनका निश्चित क्या हो, द्रव्यमान हो, जिनमें क्या हो, जड़त्व का गुण पाया जाए। जड़त्व के बारे में आप पढ़ोगे गति के नियम वगैरह में, वहां लक्ष्य करेंगे। तो इनमें जिनमें जड़त्व गुण पाए जाए वो कौन सा है, पदार्थ कहलाते हैं। इसका मतलब पदार्थ वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हो, जिनका निश्चित द्रव्यमान हो, जिन्हें हमारी ज्ञानेंद्रिय महसूस कर सकती हो, जिनमें जड़त्व का गुण पाया जाता हो, उनको क्या बोलते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो ये तो है पदार्थ के अर्थ के बारे में कि पदार्थ है क्या। अब मेन जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है और उस प्रश्न में क्या है, अधिकतर जो पदार्थ है उनका क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण। और वर्गीकरण में इसके अंदर अलग अलग हम नाम लिखेंगे और हर एक नाम के साथ इनके अलग अलग डिटेल से पढ़ेंगे और उन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इसका अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ के वर्गीकरण के अंदर इसको अलग अलग टाइप से बांटने के अलग अलग इसको आधार है, बांटने यानी पदार्थ किस पदार्थ को किस आधार से बांटे, तो बांटने के अलग अलग आधार, उस आधार में इसको बांटने के मेन मुख्य दो आधार है। पदार्थ को बांटने के दो आधार है, ऐसे लिख सकते हो आप, पदार्थ
और इसको बांटने के दो आधार, और दो आधार में पहला आधार नंबर 1 फर्स्ट, और पहला है भौतिक गुण के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण के आधार पे। और दूसरा सेकंड टाइप है बांटने का आधार बी, और वो है रासायनिक संगठन के आधार पे, रासायनिक संगठन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन के आधार पे। तो बांटने के दो आधार है, एक तो क्या भौतिक गुण के आधार पे पदार्थों को अलग अलग प्रकार बांटेंगे, दूसरा है केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन के आधार पे बांटेंगे। अब देखो भौतिक गुण के आधार पदार्थ जो है उसके अलग अलग टाइप है, और इस टाइप में अब अगर ये आ जाए ना कि प्रकृति में पदार्थ मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं या कितनी अवस्था के रूप में पाया जाता है, तब आपको करना 3 अवस्थाएं, प्रकृति में 3 अवस्था मिलता है। और अगर ऐसे आ जाए कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, उस अवस्था में कितनी अवस्थाएं होती है, 5 अवस्थाएं होती है पदार्थ की। तो यानी भौतिक गुण के आधार पदार्थ को 5 प्रकार में बांटते हैं। एक होता है गैस, एक होता है द्रव्य। देखो द्रव्य अलग होता है, द्रव्य, द्रव्य किसको बोलते हैं, पदार्थ को बोलते हैं द्रव्य, मेटर। ये द्रव्य लिक्विड गैस, दूसरा है द्रव्य यानी लिक्विड, तीसरा क्या है ठोस यानी सॉलिड, ठोस। चौथा टाइप फोर्थ प्लाज्मा, प्लाज्मा। और 5वां टाइप है बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये भौतिक गुण के आधार पर पदार्थों के 5 प्रकार है, गैस, द्रव्य, ठोस, प्लाज्मा और बीईसी। और रासायनिक संगठन जो है केमिकल कंपोजिशन, उसके आधार पर पदार्थों के क्या है, अलग अलग 2 प्रकार है। अब कंपोजिशन कैसा है पदार्थ में, पदार्थ में जिन अवयवी कणों से, कंपोनेंट पार्टिकल से पदार्थ बना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पदार्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई कहलाती है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, पदार्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई है। तो मतलब अगर ये बोर्ड है, पदार्थ है, अगर इस बोर्ड को हम तोड़ना स्टार्ट कर दे, तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं, लास्ट में बोर्ड में एक छोटा सा कण बचेगा जिसको आगे तोड़ना संभव नहीं होता, और वो छोटा सा कण उसको क्या बोलते हैं, परमाणु। तो ध्यान रखना, पदार्थ की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, परमाणु होता है। मतलब परमाणुओं से मिलकर बना है पदार्थ। अब उस पदार्थ में उपस्थित जो अवयवी कण यानी परमाणु जो है जिनसे बना है, कंपोनेंट पार्टिकल है, वो कंपोनेंट पार्टिकल किस प्रकार से, एक जैसे है अलग अलग है, उसके आधार पे क्या है, पदार्थ के 2 प्रकार है। एक तो बोलते हैं प्योर यानी शुद्ध पदार्थ, शुद्ध यानी प्योर, और एक बोलते हैं अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध यानी इम्प्योर, अशुद्ध पदार्थ। और शुद्ध के अंदर जो है आपको याद रखने 2 मेन, और 2 में एक तो तत्व है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एलिमेंट, पूरा पढ़ेंगे इसके बाद डिटेल से। तत्व यानी एलिमेंट, तत्व है। और दूसरा इसका टाइप है वो कौन सा है, यौगिक यानी कंपाउंड, कंपाउंड। और अशुद्ध जो है इम्प्योर, इसके अंदर आता है एक मिश्रण, मिक्सर, मिश्रण यानी मिक्सर। सभी को साफ दिखाई दे रहा है,
हाँ कमेंट करो। हाँ अच्छा ठीक है, सब दिख रहा है। तो ये मिश्रण और यौगिक जो है ना, कंपाउंड, इसके हम दो टाइप करेंगे। एक तो ऑर्गेनिक कार्बनिक यौगिक, एक करेंगे अकार्बनिक इनऑर्गेनिक। अकार्बनिक यौगिक यानी इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। और मिश्रण जो है इसके हम दो प्रकार करेंगे मिश्रण के अंदर भी। एक तो करेंगे होमोजिनस समांगी मिश्रण, होमोजिनस, और एक करेंगे विषमांगी हिट्रोजिनस, विषमांगी मिश्रण। तो एक तो समांगी और एक विषमांगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आते हैं। वायुमंडलीय गैसों का मिश्रण होता है समांगी, विषमांगी, कोलाइडी, ऐसे चार लिख दें अलग अलग प्रकार से। तो इसमें कौन सा समांगी है या विषमांगी है? तो वायुमंडलीय गैसों का मिश्रण कौन सा होता है? समांगी होता है। तो इसके अलग अलग एग्जाम्पल करेंगे। मिश्रण होता है कि यह समांगी किस प्रकार से पहचानोगे, विषमांगी कैसे पहचानोगे, अलग से करेंगे। और शुद्ध में अब पेपर में इस पे क्वेश्चन आता है, पदार्थ का निम्नलिखित में से पदार्थ का शुद्ध रूप है। तो शुद्ध रूप में चार ऑप्शन है, उसमें आपको दो याद रखने, तत्व और यौगिक जाना माजे, एलिमेंट एंड कंपाउंड, ये पदार्थ के शुद्धतम रूप हैं, शुद्ध है ये। बाकी मिश्रण क्या होता है? पदार्थ का अशुद्ध रूप होता है। तो पहले हम इसमें भौतिक गुण के धारे पदार्थ के गैस, द्रव्य, ठोस, प्लाज्मा, बीईसी, तो इनके मेन कुछ कैरेक्टरिस्टिक यानी इसकी कुछ फीचर्स या इसकी प्रॉपर्टीज है वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसमें इधर आएंगे रासायनिक संगठन में, तत्व पढ़ेंगे। तत्व के अंदर कुछ परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, साथ में आएगा। परमाणु का थोड़ा लंबा चौड़ा पार्ट है, लेकिन हमें मेन कौन चीजें करनी है वो इसमें करेंगे। फिर कंपाउंड यौगिक है, यौगिक के अंदर यौगिक है क्या, किस प्रकार से बनते हैं, फिर यौगिक के फॉर्मूले पेपर के अंदर आते हैं। इसका सूत्र है, खाने का सोडा है, धोने का सोडा है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, या जल को शुद्ध करने में किसको उपयोग में लेते हैं, या पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें यौगिक के फॉर्मूला भी लिखेंगे। और पिछले फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन भी आ गया, जनरल साइंस के अंदर आ गया था, और वहाँ पर आ गया डीडीटी किस किस से मिलने से बनता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट या कितना गहरा क्वेश्चन आया, डीडीटी किस किस से मिलकर बनता है। तो कुछ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक कार्बनिक, दोनों प्रकार के यौगिक है। उन दोनों यौगिकों के हम फॉर्मूला या सूत्र भी लिखेंगे। सूत्र कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो करेंगे अलग से। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कौन सा, ए भाग। और ए भाग में क्या है? भौतिक गुण के आधार पर। और भौतिक गुण के आधार पर से कितने प्रकार है? 5। तो अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो कितनी होती है? 5 अवस्थाएं होती है। और अगर ये आ जाए प्रकृति पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है, तो कितनी? 3 अवस्थाओं में प्रकृति पदार्थ मिलेगा, गैस, द्रव और ठोस। प्लाज्मा और बीईसी जो है एक अलग से कंडीशन पे होता है, ये चीजें वो प्रकृति में संभव नहीं होती। तो ये तो है भौतिक गुण के आधार पे, इसके हम 3 टाइप करेंगे। और भौतिक गुण में 3 टाइप में पहला कौन सा है? गैस। दूसरा कौन सा है? द्रव यानी लिक्विड। तीसरा कौन सा है? सॉलिड। तो पहले हम तीन के बारे में, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, इन 3 के ज्यादा पढ़ना हमें। बाकी प्लाज्मा और बीईसी के बारे में है क्या, वो थोड़ा सा हम इसका इंट्रो करेंगे। बाकी एग्जाम के लिए इसमें इतना क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, लेकिन हमें गैस, द्रव और ठोस के बारे में पढ़ना है। अब गैस, द्रव, ठोस में याद क्या रखना, देखो इस प्रकार से इनको डिफरेंशिएट कर लें। गैस, द्रव यानी लिक्विड, हिंदी में लिख देता हूं छोटे बच्चों के लिए भी, गैस। और तीसरा कौन सा है? सॉलिड यानी ठोस। तीसरा कौन सा है? सॉलिड यानी ठोस। अब देखो गैस जो है, गैस में पहला पॉइंट याद रखोगे आप। अब हमारी तरफ चारों तरफ गैस है, और गैस में जिन अणुओं से गैस बनी, जैसे मान लो कहते हैं ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस का मतलब क्या है? ऑक्सीजन गैस के अंदर क्या है? ऑक्सीजन गैस के बहुत सारे अणु हैं, मॉलिक्यूल है, उनसे ऑक्सीजन गैस बनी है। नाइट्रोजन में बहुत सारे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल है। मतलब जिन अणुओं से गैस बनी हुई है उन यानी मॉलिक्यूल को बोलते हैं उस गैस के कंपोनेंट पार्टिकल्स, यानी अवयवी कण बोलेंगे हम, नाम लिखेंगे अवयवी कण। तो गैस के अंदर जो कंपोनेंट पार्टिकल है, अवयवी कण यानी गैस के जो अणु है, वो बिल्कुल क्या है? दूर दूर है, एक इधर एक इधर एक इधर, दूर दूर है। और दूर दूर होने के कारण क्या हम आराम से इसके अंदर से जा सकते हैं, कण दूर दूर है। इसका मतलब पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? गैस के अंदर, इनके अंदर अवयवी कण एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। और अगर दूर दूर रहेंगे ना,
तो उनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, यानी इनके बीच लगने वाला यानी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, इन अंतराण्विक आकर्षण बल, अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, उसका मान बहुत ही कम यानी लगभग क्या होता है, नगण्य होता है, यानी लगभग न के बराबर होता है। इसलिए एक दूसरे को बहुत ही कम आकर्षित करते, इसलिए दूर दूर रहते हैं ये, और दूर दूर रहते हैं इसलिए क्या गैस कौन सी अवस्था में है, इस प्रकार से गैस इस स्टेज में। इसका मतलब क्या लिखोगे आप, इसमें क्या लिखोगे कि इसमें किसमें, गैसीय अवस्था में, इसमें अवयवी कण एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, जिसके कारण इन कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल का मान लगभग नगण्य होता है, बिल्कुल जीरो नहीं होता, ध्यान रखना। अगर गैस के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल बिल्कुल जीरो होता तो वान डर वाल्स के अनुसार गैसों को द्रवित नहीं किया जा सकता, फिर इसका मतलब गैस से द्रवित हो सकती है, इसलिए गैसों के अणुओं के मध्य थोड़ी मात्रा में क्या लगता है, आकर्षण बल, जिसको बोलते हैं वान डर वाल्स आकर्षण बल। तो बहुत ही हल्का कमजोर है ये, तो यानी इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल का मान लगभग क्या होता है, नगण्य होता है। तो लगने वाला आकर्षण बल का मान नगण्य, अवयवी कण एक दूसरे बिल्कुल क्या है, दूर दूर। अगर इसके स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, अगर बनाए तो अवयवी कण बिल्कुल क्या है, दूर दूर है, इस तरह से। दूसरा है लिक्विड। लिक्विड क्या होता है, गैस और यानी ठोस, यानी गैस व सॉलिड के बीच की अवस्था है लिक्विड। द्रव में क्या होंगे, अगर गैस वाले कणों को थोड़ा सा इनको पास में लाया जाए, अगर थोड़े से पास में आएंगे तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, थोड़ा सा आकर्षण बल ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब द्रव में अवयवी कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल का मान गैस की तुलना में क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, और थोड़ा ज्यादा होगा तो थोड़े से एक दूसरे के आ जाएंगे, थोड़े से पास पास रहेंगे ये। इसका मतलब इनमें क्या लिखोगे कि इसमें यानी किसमें, लिक्विड द्रव में, इसमें अवयवी कण गैस की तुलना में थोड़े पास होते हैं, अतः इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल, साथ साथ में लिखते जाओ आप भी, लगने वाला आकर्षण बल गैस की तुलना में अधिक होता है, लेकिन ठोस की तुलना में क्या होगा, कम होगा, ठोस की तुलना में कम होता है। और अगर हम इसका तो कहने का मतलब द्रव में क्या है, अवयवी कण गैस की तुलना में थोड़े से पास पास में आगे, और थोड़े से पास पास में आगे, इसका मतलब इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान जो है वो क्या है, गैस की तुलना में थोड़ा सा बढ़ गया, और गैस की तुलना थोड़ा अधिक हो गया। तो इस प्रकार से बनाएंगे तो गैस की तुलना में थोड़े कण एक दूसरे के आगे थोड़े से पास में आ गए, इस तरह से, इस तरह से थोड़े से पास में आ गए गैस की तुलना में। फिर ठोस वाली अवस्था, और ठोस में क्या है, अवयवी कण गैस व द्रव दोनों की तुलना में बिल्कुल पास पास में आ गए, और बिल्कुल पास पास में आ गए तो इनके बीच लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्सेज यानी अंतर आणविक आकर्षण बल का मान बहुत ही ज्यादा हो गया, एक दूसरे स्ट्रॉन्ग यानी मजबूती से पकड़ रखा है, इसलिए इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल का मान गैस व द्रव दोनों की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब यहां क्या लिखोगे कि इसमें अवयवी कण गैस व द्रव दोनों की तुलना में अधिक पास पास होते हैं। समझ में आ रहा राइटिंग, थोड़ा जल्दीबाजी में लिख रहा हूं,
थोड़ा सा साथ बोल रहा हूं तो आप लिखते जाओ। इनमें अवयवी कण गैस व द्रव दोनों की तुलना में अधिक पास पास होते हैं, अतः इनमें या इनके मध्य लगने वाला, इनके मध्य अवयवी कणों के मध्य, इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल का मान गैस व द्रव दोनों की तुलना में अधिक होता है। इसका मतलब इस तरह से अवयवी कण एक दूसरे बिल्कुल के आगे, पास पास में आगे, इस प्रकार से, और बिल्कुल पास पास में आगे तो इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल का मान बहुत ही क्या हो गया, ज्यादा, और बहुत अधिक होने के कारण क्या है, बिल्कुल दृढ़ता से एक दूसरे के जुड़े रहते हैं। तो अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ लेना कि गैस, द्रव व ठोस, इन तीनों में अंतर आणविक आकर्षण बल का क्रम होता है, या कहते हैं इंटर यानी ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन यानी कंपोनेंट पार्टिकल इन गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, यानी गैस, द्रव व ठोस में अवयवी कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का क्रम लिखिए, घटता हुआ क्रम लिखिए। तो क्या लिखोगे, सबसे अधिक किसमें होगा, ठोस में, उससे कम द्रव में, सबसे कम गैस में। ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम। कई बार पूछ लेते हैं डिसेंडिंग यानी अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम, अवरोही क्रम है ये। और अगर कह दे असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम लिखो, तो अवरोही आरोही कई बार पूछ लेते हैं ऐसे, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखना आरोही यानी आरोहण चढ़ना, ये बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोहण मतलब उतरना यानी घटता हुआ क्रम। तो ये तो है कौन सा है, अवरोही क्रम है, ये घटता हुआ क्रम है ये। और अगर कह दें बढ़ता हुआ क्रम लिखो, ये कह दें आरोही क्रम लिखो, तो पहले किसका आएगा, गैस सबसे कम, उससे ज्यादा द्रव है, उससे अधिक कौन सा होगा, तो उल्टा लिख देंगे इसे, चिन्ह ऐसे रहेंगे सेम। अब ऐसे मत कर देना, ऐसे कर दो, सबसे अधिक गैस में कर दो, इनको चेंज कर देंगे, बाकी चिन्ह ऐसे रखनी है, पहले गैस आ जाएगा सबसे कम गैस में, उससे अधिक द्रव में, उससे अधिक ठोस में। तो आकर्षण लगने वाला आकर्षण का क्रम बढ़ता हुआ आरोही क्रम, अवरोही यानी घटता हुआ क्रम। तो एक तो ये गैस, द्रव व ठोस में अवयवी कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण का क्रम याद रखना है। अब देखो गैस जो है, गैस में अवयवी कण बिल्कुल दूर दूर है, और बिल्कुल दूर दूर होंगे। अगर आप गैस को, जैसे आपके पास 1 लीटर गैस है, अगर उसको आप कमरे में छोड़ोगे तो क्या करेगा वो, 1 लीटर यानी वो क्या करेगा, पूरे कमरे के स्पेस को घेर लेगा वो। अगर छोटा कमरा है तो छोटे घेर लेगा। इसका मतलब यानी गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता। इसके अलावा अगर आप गैस को चाहो तो बोतल में बंद कर लो, गैस को चाहो तो आप किसी पाइप में डाल लो, गैस को चाहो तो आप अपने अंदर हम लेते हैं, हमारे शरीर के अंदर चले जाए। इसका मतलब गैस का न तो फिक्स शेप होती है, न फिक्स इसका साइज, मतलब इसका आकार और आकृति क्या निश्चित नहीं होता, किसकी, गैस का। इसका मतलब यह क्या लिखेंगे हम, आकार व आकृति दोनों क्या होंगे, अनिश्चित, इनडेफिनेट यानी अनिश्चित। आकार आकृति दोनों क्या है, अनिश्चित यानी इनडेफिनेट है, यानी निश्चित नहीं होता। द्रव है, जैसे जल है या तेल है, पेट्रोल है, द्रव है, तो द्रव के अंदर क्या है, अब पानी जो है, अगर पानी को आप गिलास में डालोगे तो गिलास की शेप का हो जाएगा, अगर आप पानी को डालो जग में डालो, जग की शेप का हो जाएगा, उसी पानी को आप पाइप में डाल दो तो पाइप की शेप का हो जाएगा। इसका मतलब पानी की शेप यानी साइज या आकार जो उसका निश्चित नहीं होता। अगर पानी का आकार निश्चित होता तो हम पानी पीते पीते कैसे, हमारे आर नाले में पानी जा ही नहीं पाता, हमारे आर नाले से टेढ़ी मेढ़ी ऐसे। इसका मतलब पानी का आकार निश्चित नहीं है, तो टेढ़ी मेढ़ी घूम घाम के चला जाता अंदर वो। तो जल यानी पानी का आकार निश्चित नहीं है, लेकिन आयतन हमेशा क्या होता है उसका, निश्चित। अब ये नहीं कि आपने पानी 1 गिलास पिया पेट में, और पेट में जाने के बाद 10 गिलास हो गए, पेट फूट गया, ऐसा होता है कभी, ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसका आयतन क्या रहता है, निश्चित होता है। यानी अगर आपके पास 1 लीटर पानी है, उसको चाहे आप जग में डालोगे तब 1 लीटर रहेगा, उसको आप घड़े में डालोगे तब भी क्या रहेगा, वो 1 लीटर रहेगा। नहीं घड़े में 1 लीटर डाला, जग यानी भर गया पूरा, उस घड़े में डाला घड़ा ही पूरा भर गया, ऐसा नहीं होता। कभी होता है ऐसा कि दूध वाला आया, दूध वाले से आपने दूध लिया 1 लीटर, उसको किचन में रख दिया, 2 मिनट बाद वो 5 लीटर हो गया, 4 लीटर पड़ोस को बेचा है, 1 लीटर घर पर रख लिया, उधर रखा, दोबारा रखते फिर 5 लीटर हो गया, ऐसा होता है कभी, नहीं होता। इसका मतलब
द्रव्य का हमेशा आयतन क्या रहता है, निश्चित, लेकिन आकार क्या होता है उसका, अनिश्चित। तो यहाँ क्या लिखोगे, आकार तो क्या लिखोगे, द्रव्य में इनडेफिनिट यानी अनिश्चित, इनडेफिनिट यानी अनिश्चित, लेकिन आयतन इसका क्या होता है हमेशा निश्चित, तो आयतन निश्चित, डेफिनिट, डेफिनेट यानी निश्चित, इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। और ठोस है, जैसे भी आप पढ़ रहे हो, बोर्ड देख रहे हो कुछ देर से, बोर्ड की साइज शेप वही सब बार बार चेंज थोड़ी हो रही है ऐसी कि बोर्ड अभी चौकोर है, थोड़ी 10 मिनट बाद ये गोल हो जाएगा, 5 मिनट बाद फिर ये त्रिभुजाकार हो जाएगा, 10 मिनट बाद ये गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब बोर्ड फिक्स पड़ा है, वैसे हम है, हमारी आकृति बिल्कुल फिक्स है, थोड़ी है कि हमारे सुबह उठे तो हमारा आकार अलग हो, घर वाले हमें पहचाना ही नहीं, ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब ठोस, उसका आकार आकृति दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल निश्चित होते हैं। इसके अलावा उसका आयतन भी क्या होता है, निश्चित, जितना स्थान घेरेगा उतना ही क्या करेगा, वॉल्यूम उसका निश्चित है। इसका मतलब आकार और आयतन दोनों ठोस के लिए क्या होते हैं, डेफिनेट यानी निश्चित, वॉल्यूम एंड साइज दोनों क्या है, ठोस के लिए क्या होते हैं, निश्चित। तो आकार आयतन दोनों ठोसों क्या होता है, हमेशा निश्चित होता है। तो पहला पॉइंट तो अवयवी कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण का क्रम याद रखना है। दूसरा पॉइंट आकार आकृति के बारे में याद रखना है। गैस का आकार आकृति दोनों अनिश्चित, ठोस का आकार आकृति दोनों निश्चित। बीज वाली अवस्था है, द्रव्य एक निश्चित एक अनिश्चित, आकार अनिश्चित, आकृति आयतन के इसका निश्चित हो गया। उसके बाद लिखे 3 नंबर थर्ड में अब देखो, अवयवी कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल का मान गैस में कम, द्रव्य में थोड़ा ज्यादा, ठोस में और अधिक। इसका मतलब अगर इनको गर्म करें तो गर्म करके ठोस अगर गर्म करें तो पिघले तो लिक्विड बने, फिर गर्म करें तो गैस बने। इसका अर्थ क्या हो गया, अगर गर्म करें ना तो जो कंपोनेंट पार्टिकल अवयवी कण है उनके बीच लगने वाला आकर्षण को टेम्परेचर का तोड़ता है, तोड़ के उनको दूर दूर करता है। तो अगर गर्म करेंगे गैस तो वैसे दूर दूर है, तो गर्म करेंगे जल्दी, अगर गैस को हम दबा के उसको क्या कर ले, सॉलिड या लिक्विड में चेंज कर ले, फिर गर्म करें, तुरंत गैस वापस बन जाएगी। इसका मतलब गैस का गलनांक क्वथनांक का मान क्या होता है, बहुत ही कम। गलनांक क्वथनांक का मान गैस का बहुत ही कम रहेगा। द्रव्य का थोड़ा सा आकर्षण बल बढ़ा, अणुओं के बीच आकर्षण बल बढ़ा तो थोड़ा इसको और अधिक गर्म करना पड़ेगा, इसको यानी पिघलाने के लिए, इसकी वाष्प बनाने के लिए। इसका मतलब इनका गलनांक क्वथनांक का मान गैस की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा। और सॉलिड ठोस, और ठोस के अंदर क्या है, इनका गलनांक का बिल्कुल पास पास सकंड और बिल्कुल पास पास आकर्षण बल का मान बहुत ही ज्यादा है, और बहुत अधिक है तो यानी आसानी से पिघलते नहीं है, आसानी से इसकी वाष्प नहीं बनती, इसलिए गलनांक क्वथनांक का मान सबसे ज्यादा। तो अगर यूं लिखेंगे ना तो तीसरा पॉइंट क्या लिखो, गैस में गलनांक क्वथनांक का मान कम, यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ही कम होती है। और लिक्विड में लिखोगे, लिक्विड के अंदर तो मेल्टिंग पॉइंट गलनांक और क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट का मान गैस से क्या होता है, ज्यादा, गैस से अधिक, गैस से अधिक होता है। और थर्ड है सॉलिड के अंदर, इनमें मेल्टिंग पॉइंट गलनांक एंड क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक का मान गैस व द्रव्य दोनों से क्या होता है, दोनों से अधिक, दोनों से अधिक रहे। वो कौन सी अवस्था होती है, यानी ठोस अवस्था, यानी सॉलिड कहलाएगी। तो आकर्षण बल, आकार आकृति, इनके गलनांक और क्वथनांक का मान। उसके बाद हम करें इसका अगला चौथा पॉइंट। उससे पहले आप इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने साथ लिखते जाओ, लिख लिया होगा। उसके बाद इसका अगला पॉइंट करें, गैस, द्रव्य और ठोस में। उतार लिया। अब देखो अगला फोर्थ पॉइंट करें, और फोर्थ में करें तो एक होता है विसरण, डिफ्यूजन। विसरण यानी डिफ्यूजन क्या होता है, विसरण किसको बोलते हैं, विसरण का मतलब एक होता है परासरण, एक होता है विसरण। परासरण के बारे में पढ़ेंगे हम सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, परासरण दाब वगैरह आएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म, हाँ अलग से आएगा, 4 प्रकार है उसके, अलग से करेंगे वो। लेकिन विसरण क्या होता है, किसको बोलते हैं विसरण। अब देखो विसरण में क्या है, कई बार हम देखते हैं ना कि अगरबत्ती हम अगर हम किसी कमरे में एक स्थान पे लगाते हैं
लगाने के बाद उसको जला के छोड़ दिया तो अगरबत्ती खुशबू क्या पूरे कमरे के अंदर फैल गई। या कई बार आप स्प्रे लगाते हो, बॉडी स्प्रे, और बॉडी स्प्रे अगर आप लगाने के बाद कहीं जाओगे तो उसकी खुशबू दूर तक जाती है। इसका मतलब वो क्रिया क्या है, वो विसरण है। जैसे KMnO4 है, देखा हुआ आपने, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, छोटा सा उसका क्रिस्टल, अगर उसको आप वाटर यानी पानी में डाल दो, डालने के बाद थोड़ी देर बाद पूरा पानी क्या है, यानी गुलाबी रंग का हो जाएगा, गहरे लाल रंग का हो जाएगा। तो वो क्रिया क्या है, विसरण है। इसका मतलब क्या, विसरण क्या है कि यानी पहले जब आपने KMnO4 पानी में डाला तो उस पानी में एक निश्चित स्थान पर वो थोड़ा लाल लाल हुआ, वहां पर KMnO4 की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन क्या थी, ज्यादा थी। धीरे धीरे पूरे पानी के अंदर क्या फैल गई, पानी के अंदर पहले कम थी, वहां से अधिक से कम की तरफ जा रही है वो। यहाँ पे आपने अगरबत्ती लगाई, यहाँ पर अगरबत्ती की खुशबू के जो कण थे उसकी सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ज्यादा थी, दूसरे भाग में नहीं थी, तो वहां से वो कहाँ जा रहे हैं, नहीं थी वहां जा रहे हैं। इसका मतलब पदार्थ के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, विसरण कहते हैं। तो ध्यान रखना, विसरण की परिभाषा आप लिखना चाहो लिख सकते हो कि पदार्थ के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन विसरण कहलाता है। जैसे किसी खुशबू का चारों तरफ फैलना, लिख सकते हो आप, स्प्रे, सेंट या अगरबत्ती की खुशबू फैलना, या कह सकते हो पानी में KMnO4 डालने पर पूरे पानी का गुलाबी हो जाना, वो क्रिया भी कौन सी है, वो विसरण वाली क्रिया है। तो अब देखो विसरण जो होता है ना, अब जो गैस है, गैस में कण क्या है, बहुत दूर दूर तेज फास्ट भाग रहे हैं। इसका मतलब जो ही अगर कोई गंध उस अणुओं को मिली वो लेके तुरंत क्या दूसरी जगह पहुंचा देंगे। दरों में थोड़े अणुओं के बीच थोड़ा सा क्या है, आकर्षण बल है, थोड़े जुड़े हुए एक दूसरे जुड़े हुए हैं, तो जुड़े हुए रहेंगे तो जल्दी से एक दूसरे छोड़ नहीं पाते, तो थोड़ा कम पहुंचता है। ठोस में, ठोस के अंदर क्या है, अगर ठोस भी बिल्कुल कण के एक दूसरे के पास पास, आकर्षण बल का मान यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है सॉलिड में, इसलिए क्या है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो पार्टिकल मूव नहीं कर सकते, जा नहीं सकते, इसलिए जाएंगे नहीं, तो विसरण क्या होगा, कम। इसका मतलब गैसों में सबसे अधिक विसरण की दर पाई जाती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे अधिक इसमें होता है गैसों में। यानी यहां क्या लिखोगे, चौथा पॉइंट, कि विसरण की दर सबसे अधिक होती है। और लिक्विड में क्या लिखोगे, विसरण की दर गैस की तुलना में कम होती है। और इसमें क्या लिखोगे, चौथा पॉइंट, विसरण की दर गैस व द्रव दोनों की तुलना में कम होती है। इसका मतलब अगर आपको क्या कह दें, क्वेश्चन लिख दें ऐसे कि विसरण की दर का क्रम लिखिए, यानी पदार्थ की तीन अवस्थाएं, गैस, द्रव व ठोस, इन तीनों में विसरण की दर का क्रम बताओ। तो विसरण की दर का क्रम लिखेंगे, सबसे अधिक किसमें होगी, विसरण की दर गैस में, उससे अधिक किसमें होगी, द्रव में, उससे अधिक किसमें होगी, ठोस, उससे सॉरी इससे कम ठोस में। तो सबसे अधिक गैस में, उससे कम द्रव में, उससे कम किसमें होती है, ठोस में विसरण की दर। तो ये क्वेश्चन याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में इस पे क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। अब पांचवा पॉइंट, और एक चीज होती है संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी, यानी दबने की क्षमता। अगर आप दबाओगे ना, तो दबाओगे तो गैस, द्रव व ठोस, गैस, लिक्विड, सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी यानी कौन सा संपीड्यता का मान किसका ज्यादा है, कौन सा अधिक दबे। जब आपके पास गुब्बारा हवा से भरा हुआ, उसको आप दबाओ तो आप दबा सकते हो, क्यों दब रहा है, क्योंकि गैस के अणु एक दूसरे से दूर दूर है। अगर आप दबाओगे थोड़े से एक दूसरे के आ जाएंगे, पास आ जाएंगे, तो दब सकता है वो। और दबाओगे तो और पास आ जाएंगे, और दबाओगे तो और पास आ गए, और पास आते ही द्रव अवस्था आ जाएगी, थोड़ा और दबाओगे तो क्या आ जाएगी, ठोस अवस्था। इसका मतलब जैसे बोलते हो आप CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को गैस अवस्था में दबाओगे तो धीरे धीरे दबेगी, पहले CO2 से जैसे लिक्विड बना, उसके बाद क्या होगी, और दबाओगे ठोस बना, वो तो ठोस CO2, शुष्क बर्फ।
इसका मतलब उन जिन पदार्थ में अवयवी कणों के मध्य जितना अधिक यानी अंतरकाशीय अवकाश होगा, यानी अणुओं के मध्य या परमाणुओं में जितना अधिक अवकाश यानी इंटर यानी मोलिकुलर स्पेस यानी अंतराणविक अवकाश जितना यानी ज्यादा होगा उसको उतना अधिक हम दबा सकते हैं। इसका मतलब सबसे अधिक दबने की क्षमता किसमें होगी? गैस में। यानी संपीड्यता का गुण सबसे अधिक किसमें होता है? गैस में। यानी इसमें क्या लिखोगे? संपीड्यता का मान अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। इसमें क्या लिखोगे? संपीड्यता का मान गैस की तुलना में क्या होगा? गैस की तुलना में कम होता है। और इसमें क्या लिखोगे? संपीड्यता का मान गैस व द्रव्य दोनों की तुलना में कम होता है। मतलब अगर आप ठोस को दबाओ जल्दी से दबता नहीं है तो ये दबने की क्षमता कम है। यानी कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीडिता का मान सबसे अधिक गैस में, उससे कम द्रव्य में, उससे कम किसमें होता है? ठोस में। अगर क्रम आ जाए ना पदार्थ की अवस्थाओं में संपीडिता का क्रम होगा तो सबसे अधिक गैस में, उससे कम द्रव्य में, उससे कम किसमें होता है? ठोस में। तो ये 5 गुण है मुख्य रूप से इसमें, गैस, द्रव्य व ठोस। गैस, लिक्विड और सॉलिड को आप इस 5 प्रॉपर्टी के आधार पे आराम से पहचान सकते हो। तो ये थोड़े से इसमें अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो इनमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो कहीं पर भी कोई टॉपिक हो, कोई पॉइंट हो, थोड़ा सा आपको ढंग से याद होना चाहिए इसमें से क्वेश्चन कैसे बना सकता है, तो थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे। तो ये हमने पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा अभी कि ठोस, द्रव और गैस। अब देखो इन तीनों में अवस्थाओं में हमें कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं। ये 5-6 पॉइंट आपको ढंग से याद रखने हैं जो मैं अभी लिखे हैं, इनका क्रम याद रखना है। एक तो इनके अणुओं के मध्य लगने वाला अंतराणविक आकर्षण बल का क्रम सबसे अधिक किसमें होता है? ठोस में। उससे कम द्रव्य में, सबसे कम किसमें होता है? गैस में। ये पीछे हमने लिखा है। फिर अवयवी कण जो है जिससे गैस बनी है या द्रव बना है, ठोस बना है, अवयवी कणों के मध्य दूरी का क्रम सबसे अधिक दूरी किसमें होती है? गैस में। द्रव में थोड़ी कम, ठोस में सबसे कम। तो सबसे अधिक गैस में, फिर द्रव में, फिर क्या है? सबसे कम ठोस में। फिर विसरण के दर का क्रम, डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन हमने किया पीछे। विसरण तेजी से गति करे उसमें विसरण की दर ज्यादा होती है और सबसे अधिक गति किसमें होती है? गैस में। इसका मतलब गैस में सबसे अधिक, उससे कम द्रव्य में, उससे कम ठोस में। फिर लिखा हमने दबने की क्षमता, कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड्यता का क्रम। तो सबसे अधिक कौन दबता है? गैस। यानी सबसे अधिक किसमें होती है? गैस में। उससे कम द्रव्य में, सबसे कम किसमें होती है? ठोस में होती है। गैस के दबने का क्रम, द्रव्य का और ठोस का। तो ये तो है संपीड्यता का क्रम इन सब के लिए। इसके बाद हमने लिखा है गलनांक क्वथनांक का क्रम। और गलनांक क्वथनांक में जो सॉलिड है उसका गलनांक सबसे ज्यादा, क्वथनांक सबसे अधिक, गैस का सबसे कम। तो क्रम क्या होगा? सबसे अधिक गलनांक क्वथनांक का मान ठोस का, उससे कम द्रव, उससे कम किसका होता है? गैस का। और लास्ट में घनत्व है जिसमें अभी हमने किया था पीछे कि जिनमें अणु बिल्कुल पास पास उसका घनत्व का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? ठोस का। उससे कम द्रव, उससे कम किसका होता है? गैस का। ये तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। इनमें आपको ये 5-6 क्रम जो है ये थोड़े से आपको ढंग से याद रखने और एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये थोड़े से क्रम याद रखने, इसी क्रम को। अब देखो पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बाद भौतिक गुण के आधार पर 2 अवस्थाएं और है। एक तो है प्लाज्मा और एक का नाम क्या है? BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब देखो चौथी अवस्था जो है प्लाज्मा, चौथी कौन सी है? प्लाज्मा। अब देखो प्लाज्मा के बारे में हमें क्या याद रखना है? प्लाज्मा के लिए सबसे पहले याद रखना है ये क्या होता है? आयनीकृत गैस का मिश्रण होता है। आयनीकृत गैस व इलेक्ट्रॉन का मिश्रण, इलेक्ट्रॉन का मिश्रण। यानी जब किसी गैस को बहुत अधिक ताप पर गर्म किया जाए, टेम्परेचर का मान लगभग क्या होता है? ये 10,000 से लेकर 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसको गर्म किया जाए, तब गैस के अणु क्या है? आयनीकृत हो जाते हैं। और आयनीकृत गैस के अणु और इलेक्ट्रॉन का जो मिश्रण यानी मिक्सर हमें प्राप्त होगा, उस मिक्सर को क्या बोलते हैं? हम प्लाज्मा बोलते हैं। और इस प्लाज्मा में थोड़े से आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। और एग्जाम्पल में क्या ध्यान रखना है? एक तो ट्यूबलाइट
हम घरों में काम में लेते हैं। ट्यूबलाइट के अंदर क्या है, मरकरी वाष्प के साथ में आर्गन और यानी हीलियम गैस जो आर्गन गैस भरी रहती है। अब जब इसमें लाइट पास करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी से क्या है, कौन सी प्लाज्मा अवस्था उत्पन्न होती है ये। इसके अलावा सूर्य में, इसके अलावा साथ में तारे जितने भी है, स्टार तारे, तो उन तारों में प्रकाश का मुख्य कारण या चमकते हुए दिखते हैं, वो कारण क्या, उसका प्लाज्मा होता है। ये प्लाज्मा आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एक CFL कंप्रेस्ड फ्लोरोसेंस है, ये लाइट जो है, तो CFL है, CFL के अंदर भी कौन सी अवस्था होती है, प्लाज्मा अवस्था होती है। तो याद रखना है कि बहुत अधिक ताप पर जब गैस को गर्म किया जाता है तो गैस जो है वो गैस है वो आयनीकृत हो जाती है, और उस गैस आयनीकृत गैस और इलेक्ट्रॉन का जो हमें मिश्रण प्राप्त हो, मिक्सर, उस मिक्सर को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। तो ये पदार्थ की कौन सी अवस्था है, फोर्थ स्टेट, यानी चौथी अवस्था पदार्थ की। तो चौथी अवस्था का नाम क्या है, प्लाज्मा। एक उसके बाद चौथी के बाद आपको, तो प्लाज्मा में आपको ये 2-3 पॉइंट थोड़ा ध्यान रखने हैं। उसके बाद पांचवी अवस्था, और पांचवी के अंदर हमें याद क्या रखना है, BEC। पांचवी अवस्था कौन सी है, BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और ये दो वैज्ञानिक है, एक तो भारतीय वैज्ञानिक है सत्येंद्रनाथ बोस। 1920 में ये BEC के बारे में बताया था सत्येंद्रनाथ बोस। एक है ये अल्बर्ट आइंस्टीन। इन दोनों ने मिलकर पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में बताया, और इस कार्य के लिए इनको क्या मिला, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। किनको, सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन को, BEC के लिए। अब देखो, प्लाज्मा तो बहुत अधिक ताप पर, लेकिन BEC में इसमें क्या है, टेम्परेचर का मान बहुत कम कर दें। एक तो क्या गैस है, गैस का घनत्व का मान बहुत कम, लो डेंसिटी ऑफ गैस, यानी गैस उसका घनत्व का मान बहुत कम कर दें, और निम्न घनत्व पर गैस को ठंडा करता जाए, ठंडा करें। और ठंडा कितना करें, ये यानी 0 केल्विन ताप पर। पिछली बार एग्जाम मेरिट में क्वेश्चन भी आया था एक, निम्नलिखित में से कौन सा ताप संभव नहीं है। तो केल्विन में टेम्परेचर जो है ना वो 0 केल्विन से कम नहीं होता, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर या परम शून्य ताप। इससे कम ताप नहीं हो सकता, यानी 0 केल्विन, ये इसको बोलते हैं -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे कम ताप नहीं हो सकता। और लो यानी डेंसिटी पर गैस को इस ताप तक ठंडा किया जाए। ठंडा करने के बाद, अब देखो गैस के अणु है निरंतर गति कर रहे हैं, जब इसको ठंडा करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का मान घटेगा, और ऊर्जा घटेगी तो एक दूसरे थोड़ी देर क्या आएंगे, पास आएंगे। पास आने के बाद यूँ कहते हैं कि 0 केल्विन ताप यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर, आप पढ़ते हो थर्मोडायनेमिक्स में, यानी थर्मोडायनेमिक्स के नियम यानी लॉ पढ़ते हो, और उस लॉ के अंदर क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का एक नियम है एंट्रोपी के लिए। और एंट्रोपी के लिए थर्ड नियम क्या है उसका, कि 0 केल्विन ताप यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, यानी निरपेक्ष एंट्रोपी का मान, यानी किसी पूर्णतया शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस के एंट्रोपी का मान बिल्कुल क्या होता है, शून्य होता है। यानी एंट्रोपी का मान बिल्कुल 0 हो जाएगा। यानी एंट्रोपी क्या होती है, अव्यवस्था, हिलना डुलना, भागदौड़, तो भागदौड़ बिल्कुल क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी अणु एक जगह बैठ गए। तो अणुओं में हलचल बंद होगी, मूवमेंट बंद होगी, और मूवमेंट बंद होने के बाद गैस का जो मिक्सर है, उस मिक्सर को क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं, BEC बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल याद रखना आपको। एग्जाम्पल क्या रखोगे, सुपर फ्लूइड। सॉरी, सुपर फ्लूइड याद रखोगे। और सुपर फ्लूइड में क्या है, हीलियम जो होता है ना, हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट होता है 4 केल्विन, 4 केल्विन। हीलियम का उतना का मान 4 केल्विन होता है। और अगर हीलियम को हम इसको कूल ठंडा करें 0 केल्विन तक, और 0 केल्विन तक ठंडा करने पर हीलियम का जो मिक्सर प्राप्त है उसको बोलते हैं सुपर फ्लूइड बोलते हैं। और ये किसका एग्जाम्पल है, ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का एग्जाम्पल है। तो प्लाज्मा में तो गर्म किया, गर्म करने पर गैस आयनीकृत होगी, आयनीकृत गैस और इलेक्ट्रॉनों का मिक्सर मिला, उस मिक्सर को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा।
ट्यूबलाइट है, सन है, स्टार है, CFL है, इनमें क्या प्लाज्मा अवस्था। तो प्रकृति में 99% जो है यूनिवर्स, सॉरी प्रकृति नहीं, यूनिवर्स, ब्रह्मांड में, यानी ब्रह्मांड जो है यूनिवर्स के अंदर 99% जो मैटर यानी पदार्थ है वो किस अवस्था में है? प्लाज्मा में। ध्यान रखना, ये यूनिवर्स यानी यूनिवर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड में 99% जो मैटर पदार्थ जो हमें चारों तरफ दिख रहा है वो पदार्थ वो किस अवस्था में है? प्लाज्मा अवस्था के रूप में 99%। तो गर्म किया आयनीकृत गैस, इलेक्ट्रॉन का मिश्रण प्लाज्मा है, इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं। फिर पांचवी अवस्था याद रखनी है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसमें याद रखना है कि वहां तो गर्म किया, यहाँ हम ठंडा कर रहे हैं। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस 1920 में और अल्बर्ट आइंस्टीन दोनों ने मिलकर इसके बारे में बताया, इसलिए इसको इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। और याद रखना इनको ठंडा करते हैं, लो डेंसिटी पे गैस को ठंडा करते हैं, ठंडा करने पर प्राप्त होने वाली अवस्था क्या कहलाएगी? BEC। और किस ताप पर? 0 केल्विन ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम शून्य ताप बोलते हैं, -273 डिग्री सेंटीग्रेड को, तब बनेगी BEC। और इसका एग्जाम्पल याद रखना है, उदाहरण में याद रखना है सुपर फ्लूइड। और एग्जाम्पल में सुपर फ्लूइड मतलब हीलियम का, हीलियम जो है इसको क्वथनांक का मान 4 केल्विन होता है, और हीलियम को ठंडा करें 4 केल्विन से कम, 0 केल्विन तक, तब बनने वाला फ्लूइड क्या कहलाएगा? वो हीलियम, इसको बोलते हैं सुपर फ्लूइड कहते हैं। ये क्या है? BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये है पदार्थ की 5 अवस्थाएं होगी, गैस, द्रव्य, ठोस, उसके बाद प्लाज्मा चौथी, और पांचवी क्या होगी? ये BEC। यहाँ पर हमें पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पे 5 प्रकार में बांटा है, इन 5 बारे में पढ़ा है। ये मेन पॉइंट मैंने बताया, आपको ढंग से याद रखने हैं, एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। अब अगले, आज के लिए इतना ही है। अगले वीडियो हम इसके पदार्थ के अलग प्रकार पढ़ेंगे, इसमें केमिकल कंपोजिशन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पदार्थ के कौन कौन से प्रकार है, उन प्रकारों के बारे में उन डिटेल से पूरा पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि अगले के आपके पास इंडिकेशन पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।